अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो लेक्चर है बेसियन प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। मॉडर्न प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपके पास बेस कर रही होती है पूरी की पूरी, वो बेसियन प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम या बेस रूल के ऊपर बेस कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ की जो भी फॉर्मूलेशन आ रही है, जो भी आपके पास आइडिया आ रहा है, वो सारा किसके ऊपर से आ रहा है, किधर से आ रहा है, उसका ओरिजिन क्या है, बेस थ्योरम है या बेस रूल है। ठीक है, तो आज हम उसको डीपली स्टडी करेंगे। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास है क्या कि आपके पास कोई भी सेट अगर मौजूद है, लेट यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि लेट अ सेट ए कंटेन इन एस। एक सेट है जो ए के अंदर कंटेन कर रहा है। ठीक है, सॉरी, एक सेट ए है जो एस में कंटेन कर रहा है, और उस सेट के दो पार्टीशन है, बी वन बी टू। ठीक है, इसके अंदर आप देखिएगा कि आपके पास पार्टीशन होना लाजमी है। इफ़ यू डोंट हैव एनी पार्टीशन तो आप ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टीशन नहीं होगा तो वो सेट को कहीं ना कहीं से आपके पास छोड़ देगा, कहीं ना कहीं से आपके पास इस ये चीज़ नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक सेट गिवन है ए, सही है, आपके पास सेट के अंदर उसके तीन पार्टीशन है, बी वन बी टू और बी थ्री। ठीक है, अब ये पार्टीशन, सॉरी पार्टीशन, ये डिसजॉइंट सेट है। तो इस डिसजॉइंट सेट के अगर आप देखें तो इनका इंटरसेक्शन नल आ रहा है, बट ये पार्टीशन नहीं है। पार्टीशन नहीं है तो आप देखिएगा ये कम्प्लीटली ए को कंटेन नहीं कर रहा। इसके इंटरसेक्शन में ये एरिया आ रहा है, ए का ये एरिया आ रहा है, लेकिन ये एरिया जो है आपके पास सारा का सारा खाली है। ठीक, यानी अगर आपके पास कोई भी डिसजॉइंट सेट अगर पार्टीशन नहीं है तो आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगेन अब हम इसी जगह पर आते हैं कि हमारे पास सेट ए है, पार्टीशन बी वन बी टू के अंदर कंटेन कर रहे हैं, तो सेट ए आपके पास किसके बराबर होगा, ए वन इंटरसेक्शन बी वन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी टू। ठीक है, ये आपको यहाँ से वेन डायग्राम से क्लियर भी हो रहा होगा। इसकी हम प्रोबेबिलिटी ले लेंगे, और प्रोबेबिलिटी लेके इसके अंदर डिसजॉइंट सेट की प्रॉपर्टी अप्लाई करके यूनियन को समीशन बना देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे जब इस इंटरसेक्शन को हमने चेन रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से हम इस इंटरसेक्शन को कन्वर्ट कर देंगे कंडीशन के ऊपर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हवाले से। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक जनरलाइज इसकी फॉर्मुलेशन दी हुई है, इफ़ वी हैव अ पार्टीशन वी वन टू बी एन ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस, सो एनी इवेंट ए इन एस कैन बी रिटन लाइक दिस। सही है, कोई भी इवेंट है ए होगा तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो ए है वो पार्टीशंस के टुकड़ों के अंदर कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। ठीक है, वो इस तरह करके आ रहा होगा तो उसको आप यहाँ पे ले लेंगे। दूसरा, उसी इंटरसेक्शन को आप मल्टीप्लिकेशन रूल या चेन रूल से कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके पास इसकी फार्मूलेशन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। क्लियर है? अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जो कि हमने डिस्कस करी है कि आई हैव अ थ्री बैग्स दैट ईच कंटेन 100 मार्बल्स। हर बैग में 100 मार्बल्स हैं। 75 फर्स्ट बैग वन के अंदर 75 हैं रेड मार्बल्स और 25 ब्लू मार्बल्स हैं। बैग टू के अंदर 60 रेड मार्बल्स हैं एंड 40 ब्लू मार्बल्स हैं। बैग थ्री के अंदर 45 रेड मार्बल्स एंड 55 ब्लू मार्बल्स। ठीक है, इससे आपसे क्या पूछें कि आई चूज वन ऑफ द बैग एट रैंडम एंड देन पिक अ मार्बल फ्रॉम द बैग। आल्सो एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द चूजन मार्बल इज रेड। यानी आपसे रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। ठीक है, कि आप रैंडमली किसी बैग के अंदर हाथ डाल के आप निकाल रहे हो और वो रेड मार्बल है या नहीं। ठीक है, अब आपके पास तीन बैग्स हैं। ठीक है, यानी आपके पास जो पूरा जो सेट है मार्बल्स का, वो तीन पार्टीशन के ऊपर बेस कर रहा है, बैग वन, बैग टू, बैग थ्री। हर बैग की का साइज सेम है, 100 100 100। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिएगा मैंने इसको दो तरीक़ों से करा है। फर्स्ट इंटरसेक्शन के रूल से करा है, नेक्स्ट इसको कंडीशनल के रूल से करा है। दोनों से आंसर सेम ही है। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन रूल देखिएगा कि रेड मार्बल्स इंटरसेक्शन बी वन, यानी बी वन के अंदर रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 75
अपॉन 300। 300 मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपके पास इन टोटल जो मार्बल्स हैं वो 300 हैं, ठीक है। और R1 इंटरसेक्शन B1 की वजह से आप, क्योंकि रेड मार्बल्स होने की तादाद बैग 1 के अंदर आपके पास 75 है, सिमिलरली फॉर बैग 2, सिमिलरली फॉर बैग 3, ठीक है। इन सब का आप सम करेंगे, आंसर करेंगे, आपको आंसर सम करेंगे, आपके पास कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप इसी फॉर्मूलेशन को मज़ीद करके आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी में लिख सकते हैं। कंडीशन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या होगा कि रेड मार्बल्स कंडीशन B1, यानी B1 बैग 1 की मैंने आपको कंडीशन दे दी। अब मैं पूछा हूँ कि रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो आपके पास 75/100 होगा। और बैग 1 की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बैग आपके पास कितने हैं, 3 हैं, तो 1/3। सिमिलरली फॉर बैग 2 एंड बैग 3, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि रेड आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन थी उसके अंदर आपके पास इन टोटल आप बैग्स को कंसीडर कर रहे थे। सेकंड पार्ट के अंदर आप कंडीशन गिवन हो गई कि आपके पास बैग 1 है, तो आपके पास ये 300 रिड्यूस होके 100 में आ गया, और बैग 1 की प्रोबेबिलिटी आपके पास 300 आ गई, जो कि आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाली पूरी फार्मूलेशन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है बेस रूल या बेस थ्योरम। बेस रूल या बेस थ्योरम आपके पास जो आया था वो किसके ऊपर, थॉमस बेस ने आपको ये आइडिया दिया था, ठीक है। थॉमस बेस का मेन जो आइडिया था वो ये था कि उसने एक एक्सपेरिमेंट जनरेट करा था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हो रहा था कि उसको हर एक्सपेरिमेंट पे एक मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल रही थी। हर इंफॉर्मेशन उसको आंसर के करीब लेते हुए जा रही थी। यानी आप कोई भी अगर आप कोई भी ट्रेजर हंट करते हैं, तो आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको आपके डेस्टिनेशन पे लेके जा रही होती है। जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, वैसे वैसे आप अपने असल टारगेट की तरफ मुतवज्जा होते रहते हैं, ठीक है। और अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह करके इसके अंदर है कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। नेक्स्ट थिंग आपके पास ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। ये क्लियर है हमें, क्योंकि साइन स्विच करने से कोई डिफरेंस नहीं आता। और बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास बी कंडीशन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होती है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपके पास जो जो इक्वेशन 1 जो गिवन है, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, और ये आपके पास इक्वेशन 2, ठीक है। इनको आपने इक्वेट करा, इक्वेट करके आपने इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए की फॉर्म में आपने पूरी प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर ली, ठीक है। और ए को आपने रिप्लेस कर दिया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से। तो ये आपके पास एक जनरल फार्मूला आ गया बेस थ्योरम का, क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर जो आपके पास डिफरेंस क्या आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के अंदर, के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर जो हम फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं उसी का रिवर्स हम बेस रूल के ज़रिए से करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने करा बी के रिस्पेक्ट से, पहले हम निकाल लेते हैं ए की प्रोबेबिलिटी कंडीशन बी, लेकिन बेस थ्योरम के हिसाब से हम क्या निकाल रहे हैं, बी की प्रोबेबिलिटी कंडीशन ए। इसका फ्लो चार्ट क्या बनता है आपके पास, कि आपके पास इनिशियल प्रोबेबिलिटी होती है जो कि इस फॉर्म में होती है, आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंडीशन मिलती है, उस कंडीशन को आप अप्लाई करते हो बेस रूल के अंदर, और आपके पास पोस्टीरियर यानी न्यू प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास फ्लो चार्ट है। अब इसी चीज़ को हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, अब हम किसकी निकालेंगे, बैग 1 की, सही है। यानी हमने ऑर्डर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 कंडीशन रेड मार्बल, यानी अगर मुझे, मैं आपसे सिंपल सीधा सा बोलूं कि अगर मुझे रेड मार्बल मिला है, सही, चूज़ करने से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 से होगा, ठीक है। तो उसको हमने क्या करा, बेस थ्योरम के हिसाब से हमने इस तरह से लिख दिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर को हमने लॉ ऑफ
लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम्पल 1.4 में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, जिसका आंसर हम यहाँ पे पुट करेंगे। सही, फर्स्ट हमने क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कंडीशन B1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 सिमिलरली। तो यहाँ से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमने इसी के अंदर टू विंड केस डिस्कस करा है, और उसी की आपके पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल मौजूद है कि आपके पास फॉल्स पॉजिटिव पैराडॉक्स के नाम से। ठीक है, आपके पास एक सिचुएशन है कि सर्टेन डिजीज अफेक्ट 1 of 10,000 पीपल। ठीक है, तो डिजीज अफेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हुई, 1/10,000। ठीक है, नेक्स्ट आपसे आपके पास क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव हो, यानी आपको लगा कि आपको डिजीज है, आपने टेस्ट करवाया, अगर टेस्ट पॉजिटिव आया, गिवन दैट पर्सन डज नॉट हैव अ डिजीज इज ओनली 2%। ठीक है, यानी टेस्ट पॉजिटिव आने की उस कंडीशन के अंदर जिसमें आपके पास डिजीज नहीं है, ओनली 2% है। द प्रोबेबिलिटी दैट टेस्ट इज नेगेटिव गिवन द पर्सन हैज़ अ डिजीज इज ओनली 1%। अब इस जो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में डालना है। ठीक है, a random process get tested for the result and result come back positive, what is the probability the person has a disease। यानी आपने किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिजीज गिवन दैट ही हैज़ अ पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, तो इसको हमने फॉर्मुलेशन में जो अपने सॉल्यूशन के अंदर देखा हुआ है, ये सॉल्यूशन आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर हमने इसको करा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास डिजीज क्या है, 1/10,000। नेक्स्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट इज पॉजिटिव गिवन दैट यू डजंट हैव अ डिजीज। ठीक है, तो डी कॉम्प्लीमेंट हमने लिया इज 0.02 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट नेगेटिव गिवन दैट यू हैव अ डिजीज इज 0.01। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमने जो कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज गिवन दैट टेस्ट इज पॉजिटिव। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस रूल अप्लाई करेंगे। बेस रूल के हिसाब से हमारे पास ये फॉर्मुलेशन किसके बराबर बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिजीज कंडीशन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट कंडीशन डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। नीचे जो आपके पास पार्ट लिखा हुआ है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट का पार्ट है, उसको हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमने क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। टेस्ट जो आपके पास है वो किन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, उसका पार्टीशन क्या है, डिजीज़ नॉट डिजीज़। सही है, क्योंकि आप इसको अगर वेन डायग्राम के हिसाब से देखो तो दो पार्टीशन बनेंगे, आधे उन लोग या कुछ उन लोगों का होगा जिनको डिजीज़ है, कुछ उन लोगों का होगा जिनको डिजीज़ नहीं है, तो आपके पास ये पार्टीशन बन जाएगा। ठीक है, उसी के अंदर फिर हमने फॉर्मुलेशन अप्लाई करिए, ये एक रिजल्ट यूज़ कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट कंडीशन डी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट कंडीशन डी। बिल्कुल इसी तरह से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन डी। सही है, क्योंकि आपके पास डी अकर हो चुका है, तो डी के साथ तो कुछ नहीं हो सकता, जो काम होगा वो आपके पास 0.0049 यानी 5% से भी लेस आ रहा है। ठीक है, यानी इतनी कम एक्यूरेसी, इसी को इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करा है कि इट इज़ काउंटर इंट्यूटिव। आपके पास ये जो आइडिया है काउंटर इंट्यूटिव है, किस क्यों है ये आइडिया काउंटर इंट्यूटिव, क्योंकि आपके पास डिजीज़ जो है इज़ वेरी रेयर और इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन एक्यूरेसी ऑफ अ टेस्ट। एक्यूरेसी ऑफ अ टेस्ट आपके पास 98 और 99% है, जबकि डिजीज़ का अकर होना आपके पास 1/10,000 है। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास ये जो परसेंटेज आ रही है, ये जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 0.005 इस वजह से आ रहा है। ठीक है, क्लियर है।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्री डायग्राम एंड टेबुलर अप्रोच ऑफ बेसियन प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर हमारे पास केस क्या है कि हमारे पास दो सप्लायर हैं, सप्लायर वन सप्लायर टू। सप्लायर वन से हम जो सामान लेते हैं वो 65% है, सही है। और सप्लायर टू से जो हम सामान लेते हैं वो 35% है, ठीक है। अब सप्लायर वन से जो हमारे पास आने वाले जो सामान है उसके अंदर जो सही सामान हमारे पास कितना परसेंटेज होता है, 98% होता है। और बैड जो होता है हमारे पास 2% होता है। और सप्लाई टू के लिए हमारे पास जो है कंडीशन क्या है कि ना, परसेंटेज ऑफ गुड पार्ट्स इज 95, परसेंटेज ऑफ बैड पार्ट इज 5%। इसको हमने ट्री डायग्राम में इस तरह से बना लिया कि स्टेप वन में हमने सप्लायर को लिखा है, स्टेप टू में कंडीशन को लिखा है। स्टेप वन में आपके पास A1 यानी सप्लायर वन और A2 सप्लायर टू, इसी तरह गुड और बैड। और ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल आउटकम आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट हम इस जगह इनकी प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे। फर्स्ट आपके पास क्या है, इससे हम कितना सामान ले रहे हैं, 65% सामान ले रहे हैं, तो ये 65 हो गया। और एक्यूरेसी इसकी कितनी है, गुड कितना है 98%, और जो बैड है वो 2%। इसी तरह फॉर सप्लायर टू, ठीक है। ये आपके पास देखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, क्योंकि ये पार्ट आपका इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड कंडीशन A1, ठीक है, उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। तो इस हिसाब से आपने ये फॉर्म को बना लिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपसे जो ये आंसर कर रहे हैं आपको कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सप्लायर वन गिवन दैट ही हैज़ अ बैड पार्ट। यानी आपको कोई बुरा पार्ट मिला है, ठीक है। आप इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी देख रहे हो कि ना आया वो सप्लायर वन से आया है कि सप्लायर टू से आया है। सप्लायर वन से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और सप्लायर टू से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। उसी के अंदर हमने बेस रूल या बेस थ्योरम अप्लाई कर दिया। और बेस थ्योरम इस तरह से अप्लाई करा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कंडीशन A1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, सही है। क्योंकि हम B की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, B अगर हो चुका है, ठीक है, तो B प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमेशा डिवाइड में आएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B को हमने पार्टीशन कर दिया किसके अंदर, क्योंकि हमारे पास दो जगह से सामान आ रहा है, सप्लायर वन से A1 से और सप्लायर टू से A2 से। उसके अंदर फिर मज़ीद हमने उसको ब्रेक करा है कंडीशनल या मल्टीप्लिकेशन रूल में या चेन रूल में, ठीक है, जिसकी अब फाइनल फॉर्मुलेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद सिंपल हमने, क्योंकि हम बैट पे फोकस हैं, तो हमने गुड की प्रोबेबिलिटी को कंसीडर नहीं करा, सिर्फ बैट की प्रोबेबिलिटी और सप्लाई की प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करके यहाँ पे आंसर कर दिया, ठीक है। तो सप्लायर वन से आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 42%। और सप्लायर वन के से आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी 42% है। और सप्लायर टू से हमारे पास आने की प्रोबेबिलिटी 57% है, ठीक है। इसी को हम टेबुलर अप्रोच में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उस किस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास इवेंट जो है दो सप्लायर्स पे बेस कर रहे हैं, सप्लायर वन सप्लायर टू। प्रायर प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। कंडीशन हमने नेक्स्ट क्या ली कि आपके पास जो पार्ट आ रहा है वो बैड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप बैड को कंसीडर कर रहे हो। तो वो उसके आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2% सप्लायर वन से और 5% सप्लायर टू से। इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम ट्री डायग्राम से निकाल चुके थे, तो या इसको आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 0.02, ठीक है। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास यहाँ से मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास फॉर्म आ गई, ठीक है। ये कंडीशनल जॉइंट प्रोबेबिलिटी बन गई। इसका सम जो आपके पास पूरा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड, ठीक है, वेदर इट इज़ इन टू और इट इज़ इन सप्लायर वन और सप्लायर टू, ठीक है। और फिर इसी जो टोटल सम को आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल इनकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे, तो आपको सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी या पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है, विच इज़ 42% और फॉर सप्लायर वन एंड 57% फॉर सप्लायर टू। इनका आप टोटल सम लेंगे तो आपको ये वन आ जाएगा। यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी फॉर्मुलेशन सही है, यहाँ से भी। क्लियर है?
अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है कंडीशनली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब देखिए कंडीशनली इंडिपेंडेंट हमारे पास किस चीज़ पे बेस कर रहा है कि हमारे पास सम टाइम जो इवेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, लेकिन अंडर सम कंडीशन दे आर इंडिपेंडेंट, जिसकी ये यहाँ सारी थ्योरी लिखी हुई है, इसको आपने समझ लिया होगा। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल से हम लेते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि आपके पास बॉक्स में दो कॉइन्स हैं, वन रेगुलर वन फेक। ठीक है, फेक कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है कि मतलब उसके दोनों साइड आपके पास हेड है। आपने जो कॉइन चूज़ करना है वो रैंडम चूज़ करना है, और दो दफ़ा ट्वाइस, दो दफ़ा आपने क्या करना है, टॉस करना है। सही है, यानी आपने एक दफ़ा निकाला, टॉस करा, नहीं डाला, अब नेक्स्ट टाइम फिर आपने निकाला, फिर कॉइन टॉस करा। ठीक है, अब इवेंट ए क्या है कि आपके पास फर्स्ट कॉइन में आपके पास क्या आ गया, हेड आ गया। सेकंड आपके पास क्या है, बी इवेंट क्या है कि आपने दो दफ़ा, दूसरी दफ़ा जब टॉस करा तब आपके पास हेड आया। और सी आपके पास क्या है कि आपने रेगुलर कॉइन चूज़ करना है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन सी। सही, कंडीशन का क्या मतलब है कि आपने रेगुलर कॉइन ही चूज़ करना है। तो हेड, फर्स्ट हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, 1/2 होगी। बिल्कुल, क्योंकि आपने चूज़ ही कौन सा करा हुआ है, रेगुलर। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन सी बनेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंडीशन सी। अब आपने देखें यहाँ पे आपने क्योंकि रेगुलर कॉइन चूज़ करा हुआ है, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके अंदर, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट रूल के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन सी। और ये आपके पास 1/2 और 1 इज इक्वल टू 1/4 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आपने क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे, उसको फर्दर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ब्रेक करेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से आ गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास भी सेम आएगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, क्योंकि दोनों में हम हेड को कंसीडर कर रहे हैं और दोनों में आउटकम्स है दो है। ठीक है, फेक कॉइन में आपके पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज़ 100%, और फेक कॉइन को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2, क्योंकि आपके पास दो कॉइन्स हैं, वन फेक वन रेगुलर। ठीक है, अब आप इसके अंदर देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को भी हम फर्दर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे, उसको फिर ब्रेक करेंगे और इसी तरह सिंप्लीफाई करके हम निकाल लेंगे। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है 5.8 आ रहा है, जबकि हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 9/16। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई कि दो इवेंट आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं है, ए बी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या है, कंडीशनली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसी चीज़ को इन्होंने इंट्यूटिव आपके पास किस तरह से बताया हुआ है आपके पास, फॉर एग्जांपल इफ़ वी नो ए हैज़ अकर्ड, यानी अ फर्स्ट coin toss has result in head, we would guess that it is more likely that we have chosen coin 2 than coin 1. It is in turn increase the conditional probability that B occurs. ठीक है, that suggests A and B are not independent. On the other hand, C जो आपके पास रेगुलर कॉइन सिलेक्टेड कर लिया आपने में, उसके अंदर आपके पास ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। सही, क्योंकि आपने उसके अंदर किस चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है, रेगुलर कॉइन को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इसके अंदर ये आपको क्या दे रहे हैं कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दे आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट। सही, क्योंकि हमारे जहन में यही बात बनती है कि अगर दो 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 इवेंट कंडीशनली इंडिपेंडेंट है तो वो इंडिपेंडेंट भी होंगे, या कंडीशनली इंडिपेंडेंट है, सॉरी अगर इंडिपेंडेंट है तो कंडीशनली भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो इसको इन्होंने यहाँ पे काउंटर करा हुआ है। आपके पास एक सिचुएशन ली हुई है कि आपके पास इवेंट ए के अंदर डाई के दो इवेंट है,
1,2, बी में आपके पास 2, 4, 6 और सी में आपके पास 1,4 है। ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है 1/3, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ है और पूरे डाई के अंदर आपके पास 6 होती हैं, तो 2/6 इज इक्वल टू 1/3। बी आपके पास जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, और सी आपके पास भी कितना होगा 1/3। ठीक है। अच्छा, आपसे ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये जो इवेंट है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। वाई? बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/x एंड 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको 1/6 मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन ये रखते हैं कि सी अकर हो चुका है। अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी चेक है। अब सी अकर हो गया है तो आपके पास क्या केस बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कंडीशन सी हैज़ अकर्ड, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में आपके पास दो इवेंट है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है तो ये 1/2। सिमिलरली आपके पास बी के साथ भी इंटरसेक्शन सी का कितना है 1 है, 4 तो ये भी आपके पास क्या बनेगा 1/2। जबकि आप देखें ए इंटरसेक्शन सी, कंडीशन सी, ए इंटरसेक्शन सी को जब आप सी के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तब आपके पास सिर्फ एलिमेंट 2 आ रहा है, और एलिमेंट 2 जो आपके पास सी के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, देखें बी और सी का इंटरसेक्शन आपको क्या मिल रहा है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पर है। ठीक है, जबकि आप सी में देखें तो कहीं भी 2 मौजूद नहीं है। तो अगर सी अगर हो चुका है तो 2 के आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ये 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंडीशन सी इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन सी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन सी, यानी ये दोनों इवेंट कंडीशनली इंडिपेंडेंट नहीं है। ये कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। सम टाइम ऐसी भी इसके अंदर कंडीशन बन सकती है जिससे ये इंडिपेंडेंट बन जाए, लेकिन ये कि इन जनरल आप इस चीज़ को नहीं ले सकते। सही है, क्योंकि आप कोई भी इसके अंदर ला के काउंटर एग्जाम्पल दे सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स आप खुद से देखिएगा। ठीक है, आसान है और थोड़ी सी कुछ डिफ़िकल्ट है, तो इनके सॉल्यूशन वो बुक में मौजूद है। वो बुक मैं आपको फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर दूंगा, उसको सही से देखिएगा। उसके हो सके तो सॉल्यूशन भी मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। बाकी आपका काम ये है कि आपने इसके सॉल्यूशन सही से फेयर करने हैं, क्योंकि जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो इसके अंदर ये वाले सॉल्यूशंस भी आएंगे। क्लियर? तो इसको आप सही से फेयर करिएगा। बाकी मैं मज़ीद और इसके अंदर सवाल डाल के एक असाइनमेंट नेक्स्ट वीक के अंदर दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, बाकी हम मंडे को हमारा डिस्कशन होगा, तो आपको जो भी सवालात हों या जो भी आपको थ्योरी के अंदर मसला हो वो आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।